स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को मैट्रिसेस के लेक्चर 25 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 24 की बात करें तो हम लोगों ने इन्वर्स निकालने सीखा था किसी मैट्रिक्स का, ठीक है। और उसमें वेरीफाई भी हम लोगों ने किया था कि जो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसके आंसर को चेक करना है कि जो हमने आंसर निकाला वो सत्य है कि नहीं है। तो अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। डिटरमिनेंट्स को बहुत डिटेल तो नहीं, लेकिन डिटरमिनेंट्स को हम लोगों ने थोड़ा सा जाना है। उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। जो एप्लीकेशन कहने का मतलब होता है यहाँ पर यूज। हम लोग डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस को यूज कहाँ पे करेंगे, कौन से एक्सरसाइज पे करेंगे, तो नॉर्मली एप्लीकेशंस का मतलब आप यूज समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें से पहला आता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। अभी तक आपने जरा बात करें x + y = 2 और x - y = 7, तो इस प्रकार से आपने सॉल्व किया था 9, तो x का वैल्यू क्या मिला, 9/2 मिला। तो आप लोग ने इसको बोला था एलिमिनेशन मेथड। हमने एलिमिनेशन सीखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था, ग्राफिकल मेथड सीखा था। तो वैसे ही एक दो और मेथड हैं, डिटरमिनेंट्स मेथड हैं, क्रेमर्स रूल हैं, मैट्रिक्स मेथड हैं। तो उसी के मेथड से एक और मेथड आज हम लोग सीखने वाले हैं। यदि इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन का ग्रुप हो तो हम लोग उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, उस बात को हम लोग देखते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बोला है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम कहने का मतलब होता है ग्रुप से, मतलब एक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। हम लोग पहले जानते हैं कि यदि 2 वेरिएबल है 2 इक्वेशन चाहिए तो सिस्टम हो गया, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग इस प्रकार से सिस्टम को सॉल्व करें, किसका, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन जो होंगे, रेखिक समीकरण जो होंगे, उसको मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे, उसके लिए देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहला हेडिंग होगा इसमें से भी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, है ना, लीनियर इक्वेशंस, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। ये सिमल्टेनियस कहने का मतलब क्या है? सिमल्टेनियस कहने का मतलब है एक प्रकार, ठीक है, एक ही प्रकार का जो होगा। जिस कहने का मतलब लीनियर है तो सारा लीनियर होना चाहिए, ठीक है। यदि पहला इक्वेशन में x y वेरिएबल है, दूसरा में भी x y ही होना चाहिए। यदि पहला इक्वेशन में x y z वेरिएबल है, तीसरा इक्वेशन भी x y z ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो मान लेते हैं, लेट अस consider n number of equations of कितने वेरिएबल का, इक्वेशंस इन n वेरिएबल n वेरिएबल का, n वेरिएबल मतलब 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ठीक है ना। एंड n वेरिएबल, n लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। दैट इज हम लोग कह सकते हैं वेरिएबल्स, दैट इज हम लोग को जो वेरिएबल हम लोग क्या मानेंगे, x1, x2, x3, कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, xn, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या सा मानेंगे। चलिए इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, ग्रुप लिखते हैं, सिस्टम लिखते हैं। a11x1 + a12x2 + a13x3 प्लस, जरा गौर करेंगे, देखेंगे 1 1 1 2 ऐसे यदि बढ़ता जाएगा तो मेरा क्या मिलेगा, a1 तो मिलेगा। देखिए 1 2 3, ये 1 1 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया। 1 2 3, तो ये क्या मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n तक जाएंगे और ये मेरा क्या मिलेगा, xn = हमने क्या माना, b1 माना, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है। सिमिलरली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दूसरा रो लिखिए 2 1 x1, देखिए सिमल्टेनियस, यहाँ x1 है, यहाँ x1 है, इसका कॉफिशिएंट अलग है, प्लस a22 x2 प्लस a23
x3 प्लस डॉट 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 चलेगा ऐसे, तो क्या मिलेगा a2n xn इक्वल टू b2 मिलेगा। अब जरा गौर करेंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। तो चलिए a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 प्लस डॉट 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 प्लस a3n xn इक्वल टू b3 है ना। इधर 0 होगा, कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। चलिए सिमिलरली यदि इस प्रकार से चलें, जरा ध्यान देंगे, ये आराम से खुद से लिख सकते हैं आप। देखिए 1 2 3 4, तो बताइए an1 हो जाएगा। देखिए 1 1 1 सब में है ना। देखिए x1 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 x1, तो यहाँ भी क्या मिलेगा x1 ही मिलेगा। जनरल फॉर्म लिखिए 1 2 3, तो यहाँ क्या मिलेगा xan मिलेगा। 2 2 2 2, तो यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा x2 मिलेगा। प्लस 1 2 3, तो क्या मिलेगा an मिलेगा और यहाँ पर 3 3 3 3 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिला x3 मिला। प्लस डॉट 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 क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, a हमारा क्या मिलेगा 1 2 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर n मिलेगा। सॉरी देखिए 1 2 3, तो ऐसे बढ़ते क्या मिलेगा n मिलेगा और ये xn मिलेगा इक्वल टू क्या मिलेगा bn मिलेगा। तो ये जो हमारा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम, तो हम लोग इस प्रकार से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। आपको पता चल गया होगा सिस्टम क्यों नाम पड़ा है, ग्रुप के कारण। लीनियर क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल x1 x2 x3 xn है सारा का पावर 1 है और n इक्वेशंस हैं, देखिए है ना। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, तो हमें बनाना है मैट्रिक्स मेथड से। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख सकते हैं। देखिए नाउ वी कैन राइट द अबव इक्वेशन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। किस फॉर्म पे, मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म पे जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इधर भी कितने वेरिएबल हैं, n वेरिएबल हैं और इक्वेशंस कितने हैं, n नंबर ऑफ इक्वेशंस। देखिए वेरिएबल n इक्वेशन n, तो n बाई n का मैट्रिक्स लिखेंगे। देखिए कैसे है ना, देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a11 एलिमेंट, यहाँ पर a12, यहाँ पर a13 डॉट 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 a1n। फिर यहाँ क्या चलेगा a21, देखिए इसको लिखे कॉफिशिएंट को a21, फिर कॉफिशिएंट a22, फिर कॉफिशिएंट a23 डॉट 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 a2n, यही ना। फिर ऐसे ही चलेगा x1 को कॉफिशिएंट, यहाँ क्या लिखना है, पहला कॉलम में क्या लिखना है कॉफिशिएंट ऑफ x1, दूसरा कॉलम पे क्या लिखना है कॉफिशिएंट ऑफ x2, तीसरा में क्या लिखना है कॉफिशिएंट ऑफ x3, कॉफिशिएंट ऑफ xn। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ऐसे चलेंगे हम लोग। तो a31 a32 a33 डॉट 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 a3n। तो ये जो इक्वेशन का जो है सीक्वेंस जो है इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा। तो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग को इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ जो मुझे क्या मिलेगा बाबू an1, यहाँ क्या मिलेगा an2, यहाँ क्या मिलेगा an3, यहाँ क्या मिलेगा ann मिलेगा। ये हम लोग का मिला। हाँ तो एक्चुअली है यहाँ पर क्या, ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कॉफिशिएंट ऑफ x1, यहाँ पर क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x2, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं x1, कॉफिशिएंट ऑफ ये क्या है x3 है और डायरेक्टली ये क्या है कॉफिशिएंट ऑफ xn है। ये आपको लिखा गया है, ठीक है ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब हम लोग को यहाँ पर क्या है सारा वेरिएबल्स को लिखना है, x1 x2 x3 डॉट 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 क्या मिलेगा xn, हाँ इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग b1 b2 b3 डॉट 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 bn। इसका मतलब जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे वेरिएबल्स को लिखना है, ये वेरिएबल्स का होगा, हाँ। और यहाँ पर क्या होगा b1 b2 b3 क्या होगा बताओ बाबू
इक्वेशन के जो राइट साइड है, मतलब कांस्टेंट टर्म लिखना है। एक मैट्रिक्स बनाना है किसका, कोफिशिएंट का, एक मैट्रिक्स बनाना है किसका, वेरिएबल का, एक मैट्रिक्स बनाना है किसका, जो कांस्टेंट टर्म है इसका। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, जब हम एग्जांपल लेंगे तो याद होगा। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये बात क्लियर होगा कि क्या करना है। देखेंगे यहाँ पर n/n ये होगा, ये कितना है 1/n होगा, और ये भी 1/n होगा, ऑर्डर यही रहेगा। ये 3 वेरिएबल होंगे तो यहाँ 3/3 मिलेगा, यहाँ x1 x2 x3 रहेगा। हर बार इसका जो है कॉलम की संख्या 1 ही होगा, सॉरी रो की संख्या यहाँ पर n होगा और कॉलम की संख्या 1 होगा। यहाँ भी रो की संख्या n होगा और कॉलम की संख्या 1 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। तो जहाँ पर और हम लोग इसको इस प्रकार से मॉड्यूलेट करके लिख सकते हैं, और हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको a लिखेंगे, इसको b लिखेंगे और इसको x लिखेंगे और इसको b लिखेंगे। तो इस प्रकार से एक फॉर्म आया, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। इस इक्वेशन को मैंने कहाँ मॉड्यूलेट कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म पे मॉड्यूलेट कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख दिया। तो वेयर बताइए, वेयर ये a जो है वो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है, कौन, a11 a121 a31 डॉट 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 क्या मिलेगा an1, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा a12, यहाँ पर क्या मिलेगा a22, फिर यहाँ क्या मिलेगा a32 डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या मिलेगा an2, फिर a13 मिलेगा, a23 मिलेगा, a33 मिलेगा और an3 मिलेगा। ऐसे बढ़ता चला जाएगा इस प्रकार से, यही ना। देखिए a1n a2n a3n ANN, ये मेरा मिला ए मैट्रिक्स जो आपने लिखा है यहाँ पर। ये ए की पहचान ये है। बी की पहचान क्या होगी, एक्स की पहचान क्या होगी बताइए, कंपेयर की एक्स ये वाला है तो क्या मिलेगा x1 x2 x3 और ये xn, ठीक है। एंड बताइए बी जो मैट्रिक्स किसको माने आपने, b1 b2 डॉट 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 bn। इसका मतलब इस इक्वेशन में a इस मैट्रिक्स को माना गया है, x इस मैट्रिक्स को मानना है और b इस मैट्रिक्स को मानना है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हमने इस इक्वेशन को किस फॉर्म पे ले आया है, हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म पे ले आया है। अब इसमें से कुछ रिमार्क्स देखते हैं, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ध्यान देंगे। अब इधर मुझे काम है, अब जरा गौर करते हैं। देखेंगे रिमार्क में लिखेंगे आप, रिमार्क में आप लिखेंगे, ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। पहला जो हमारा है इफ, देखिए b1 की बात कीजिए, b1 b2 anyone if any one of b1 b2 ये सब कांस्टेंट, b3 b4 डॉट 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 bn नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हो, then system of equation is called homogeneous, called non-homogeneous system of equations, ठीक है। रिमार्क 2 में आप देखेंगे क्या है, इफ b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b3 इक्वल टू डॉट 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 bn इक्वल टू 0, देन
हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक देखेंगे यहाँ पर। अब गौर करने वाली बात क्या है, नॉन होमोजेनियस और एक क्या है कि होमोजेनियस। होमोजेनियस कहने का मतलब होता है समजातीय, एक जात का। यदि B1 B2 B3 B4 जो है 1 2 3 7 जितने भी हैं सब जीरो हैं, मतलब सर एक जात का है, एक ही जैसा है, तो एक जातीय को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यदि B1 B2 B3 B4 Bn यदि सारा का सारा इधर जीरो हो, सारा का सारा जीरो हो, तो हम लोग कहेंगे सारा का सारा जीरो हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और इसमें से कोई भी एक, मान लो कि सब B1 B2 B3 सब जीरो है, कल B4 जीरो नहीं है, एक भी इसमें से जीरो नहीं हो, तो सब तो एक जैसा नहीं है, एक अलग है, और अलग के लिए क्या बोलते हैं, नॉन होमोजेनियस। तो याद रखेंगे ये B1 B2 B3 B4 जो है, इससे कौन मैट्रिक्स मिलता है, कौन मैट्रिक्स मिलता है, B। दैट इज कहते हैं इफ AX इक्वल टू B एंड, देखेंगे एंड, जरा गौर करेंगे, B इक्वल टू 0, देन सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होमोजेनियस होगा। क्योंकि बताओ B का निर्माण किससे होता है, इसी से होता है, पहला। दूसरा, इफ B नॉट इक्वल टू 0, देन बताइए सिस्टम क्या मिलेगा, सिस्टम क्या मिलेगा, नॉट 0, नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको एग्जाम्पल से क्लियर होंगे। आप केवल थ्योरी भी देख लें कि थ्योरी हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारा बात क्लियर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स लिखे गए हैं थ्योरी में, उन टर्म्स को इस क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है सिस्टम, क्या है, सिस्टम। सो पहले देखते हैं एप्लीकेशन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। हाँ, तो एप्लीकेशन डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस दिया गया है, इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन। सोचिए इस क्वेश्चन को हम लोग मैट्रिक्स के मेथड से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लोग मैट्रिक्स का यूज हो गया, तो हम लोग मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स का अप्लाई ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने में करते हैं, इसलिए इसको एप्लीकेशन भी कहा जाता है, पहला बात। दूसरा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यदि यहाँ तक होता तो हम लोग क्या करते हैं, 10th क्लास में इसको 10th क्लास से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, विलोपन। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से घटा देते, सेपरेट करते तो आंसर मिल जाता, x भी निकल जाता, y भी निकल जाता। मतलब हमारे पास बहुत सारे रूल थे x y वैल्यू निकालने के, लेकिन एक लाइन आपको जोड़ दिया है मैट्रिक्स मैथड, है ना। आपको मैट्रिक्स दिखना ही चाहिए, उस मैथड सॉल्व करना है। आप किसी भी मैथड सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि मैट्रिक्स मेथड से ही लाना है, तभी आपका मार्क्स मिलेगा, अन्यथा मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अभी कहीं भी भीड़ लग जाए तो वहाँ पे कोरोना नहीं होगा, लेकिन स्कूल या कॉलेज में भीड़ हो जाए तो वहाँ कोरोना हो जाएगा, ये गाइडलाइन जारी हुआ है, ठीक है। भीड़ तो लग रहा है, वहाँ कोरोना नहीं है, लेकिन यहाँ भीड़ लग जाएगा तो कोरोना है। तो वैसे ही आपको गाइडलाइन जारी किया है कि आपको यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। तो पहला, ये सिस्टम क्यों कहलाया, सिस्टम क्यों कहलाया, क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप, कंप्यूटर सिस्टम, उसमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एक कंप्लीट कंप्यूटर को चलाने के लिए वो सारी चीज़ें। मॉनिटर बोलेंगे तो मॉनिटर मिल जाएगा, कीबोर्ड बोलेंगे कीबोर्ड मिल जाएगा अलग से, लेकिन सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब उस चीज़ को चलाने के लिए जितना ज़रूरत है। तो सिस्टम क्यों हुआ, क्योंकि x y 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, इसलिए सिस्टम हो गया, ग्रुप हो गया।
दूसरा बात लीनियर इक्वेशंस, लीनियर क्यों? क्योंकि देखिए एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन होनी चाहिए, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन तो है। तो लीनियर क्योंकि एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1 एक्स पावर 1 वाई का पावर 1, जब डिग्री 1 होता है तो हर एक डिग्री वाई 1 वाले क्या कहलाते हैं? लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। सिमल्टेनियस, सिमल्टेनियस क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक जैसे दिख रहे हैं, कोफिशिएंट अलग अलग हैं। अब बात करते हैं कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है, तो जरा गौर करेंगे। यहाँ जो कांस्टेंट दिख रहे हैं, ये जो यहाँ पर जो कांस्टेंट दिख रहे हैं बहादुर, वो तो जीरो तो नहीं है, और जब दोनों जीरो नहीं हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? नॉन होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस है, ठीक ना? याद रखिएगा, यदि इक्वेशन ऐसे भी होता -2i - 7 = 0, तो पहले आप उसको उधर ले जाते हैं और क्या करते हैं? 7 करते हैं। इसका मतलब आपको वेरिएबल को इस इधर रखना है, हाँ, और कांस्टेंट को उधर ले जाना है, ठीक है? तो ये बी बनेगा। यदि ये दोनों का दोनों जीरो होता तो ये होमोजेनियस होता। अभी हम लोग सीख रहे हैं नॉन होमोजेनियस वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद सीखेंगे को होमोजेनियस वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग 2/2 सीख रहे हैं, कल हम लोग 3/3 सीखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे। नाउ वी कैन write above equations in matrix form, हाँ। तो देखिए हम लोग क्या बोले थे, एक मैट्रिक्स लिखिए, कोफिशिएंट लिख रहे हैं एक्स का 3, 5। ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, ये y इधर रहेगा x इधर रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। आपको कोफिशिएंट ऑफ x ही लिखना है पहला वेरिएबल का। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? -2 और 3, और यहाँ पर ये लिख दिए हम लोगों ने। दूसरा b में हमें क्या लिखना है? वेरिएबल सीखना है। वेरिएबल कितना है? x और y है, हाँ, इक्वल टू हम लोग को उधर b एक मैट्रिक्स लिखना है। b क्या लिखना है बताइए? हम लोग को 7 और 1 लिखना है, यही ना? अब जरा गौर करेंगे बाबू। देयरफॉर इसको हम लोग ax = b, देखो यही हम लोग a इसको बोलते थे, b इसको बोलते थे, सॉरी x इसको बोलते थे, b इसको, x क्योंकि x y y, इसीलिए इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। सोचिए अब क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है तो x को फ्री करना है। तो देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स बोथ साइड्स। ऐसा क्यों? ताकि ये हट जाए। तो a इनवर्स ax = a इनवर्स b, यही ना? a इनवर्स b। तो हम लोग जानते हैं कि a × a इनवर्स क्या होता है? I होता है। क्या होता है? I होता है। सिंस हम लोग क्या जानते हैं? a × a इनवर्स क्या होता है बहादुर? I होता है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I × x मैट्रिक्स = a इनवर्स क्या मिल गया? b मिल गया। तो बताइए हम लोग I × a, कोई भी एक मैट्रिक्स होता है तो क्या होता है? उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पर? x = a इनवर्स b। इसका मतलब हो गया कि यदि आपको x का मान निकालना है तो a इनवर्स भी चाहिए और b भी चाहिए, a इनवर्स भी चाहिए और b भी चाहिए। आज हम लोग कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। आज हम लोग सॉल्व करना सीख रहे हैं कि अभी जो मैंने थ्योरी सीखा उस थ्योरी का हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक ना? अभी बहुत सारे सवाल होंगे कि जब ये 0 हो जाएगा तो कैसे बनेगा सर, तो वो सारी बातें क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे जब हम लोग कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग जो थ्योरी लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म पे आ गया, इसमें अब जरूरत जो है वो सारी चीज़ को हम लोग लिखते हैं, ठीक ना? तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अब मुझे इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या क्या रूल था तो बता दिए। इन्वर्स निकालने के लिए क्या क्या रूल था देखेंगे। वेयर a = कितना है? ये मैट्रिक्स है 3, 5, -2, 3, यही ना? एंड बताइए x = क्या है? x y। एंड b = क्या है बताइए? b = क्या है? 7 और 1, यही ना? तो चलिए हम लोग इन्वर्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं, तो क्या मिलेगा? 3, 5, -2, 3, यही ना? तो बताइए सॉल्व करेंगे। 3 3 = 9, 3 × 3 -5 × -2
तो बताइए डिटर्मिनांट ऑफ ए क्या मिलेगा बहादुरों, 9 + 10, 9 + 10 इक्वल टू क्या मिल गया 19। अब बताइए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या मिला ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0, देयरफॉर क्या कहेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट वर्ड का यूज क्यों करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबल होता है। इसी को हमें कहाँ ले जाना है, इनवर्स तक ले जाना है। तो इनवर्स में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट नहीं निकला अभी तक, इनवर्स निकल चुका है, सॉरी डिटर्मिनेंट निकल चुका है, जो कितना आया है 19 आया है। तो अब बताइए मुझे निकालना है सारे एलिमेंट का कोफैक्टर। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सिंस ए हमारा जो मैट्रिक्स है वो कितना है, ज़रा गौर करेंगे, बताइए 3 5 -2 3, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग लोकेशन लिखेंगे तो A11 A12 A21 और A22। इसका मतलब क्या, प्रत्येक एलिमेंट 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। और कोफैक्टर का हम लोग जो है वो सीख चुके हैं कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं स्पीड में। नाउ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A1 इक्वल क्या बोलते हैं C11। चलिए 1 + 1 2, इवेन की ऑड, इवेन के लिए क्या प्लस, कौन एलिमेंट का निकाल रहे हैं बाबू A11 का। तो A11 ये है, इसका मतलब ये है, इसको बंद करेंगे तो क्या मिला 3। तो यहाँ पर 3 लिखा हमने। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे C12 1 2 3 नेगेटिव 1 2 3, तीन दोनों को ऐड करने पर I और J के लोकेशन को ऐड करने पे क्या आया 3 मिला। ओड है, ओड के लिए क्या लगाते हैं नेगेटिव। और बताइए 1 2 यहाँ पर, इसका मतलब इसको बंद करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। और C21 देखिए 2 1 3 मिलता है, 2 1 क्या है 3 है, तो 3 क्या है इवेन की ओड है, तो वो ओड है, सॉरी 2 1 3 इवेन ओड है, ओड के लिए क्या नेगेटिव लगता है। और देखिए इसका निकल रहा है, ये बंद हो गया, क्या बच गया -2, तो माइनस क्या हो गया +2। लास्ट वाले को एंड के साथ लिखेंगे, एंड हमारा C22 चाहिए, 2 + 2 4 इवेन की ओड इवेन, तो इसको हम लोग बंद करेंगे 2 2, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से 4 एलिमेंट हैं, चारों को मैंने निकाल लिया है। अब कोफैक्टर के माध्यम से एक मैट्रिक्स लिखेंगे। नाउ C इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं C11 C12 C21 C22। तो बताइए देयरफॉर C इक्वल, सारा एलिमेंट को ढूंढो। C11 कितना है 3 है, C12 कितना है -5 है, C21 कितना है 2 है, 22 कितना है 3 है। तो ये मुझे मिल गया। लेकिन मुझे एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि इनवर्स में क्या चाहिए एडजॉइंट चाहिए, क्योंकि मुझे कहाँ तक पहुँचना है इनवर्स तक पहुँचना है। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे A इनवर्स इक्वल टू क्या मिलेगा, सॉरी एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है वो ट्रांसपोज ऑफ C, डैश लिखो चाहे T लिखो। तो बताइए एडजॉइंट ऑफ A, ये ट्रांसपोज मतलब देखेंगे रो लिखेंगे कॉलम, तो ये मेरा -5 मिलेगा, 2 और ये क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ये मिला। देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बताइए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो बताइए A इनवर्स इक्वल टू क्या मिला एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू कितना है, चलिए रिकॉल कर लेते हैं 3 2 -5 और 3, इसका वैल्यू क्या है 19। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना है 19 है। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/19 × 3 2 -5 और 3। अभी आप लोग का A इनवर्स निकला है, ज़रा गौर करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या निकाला है A इनवर्स निकाला है, ठीक है। अब इस A इनवर्स का हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन कहाँ 1 पे। तो चलिए हम लोग कहाँ जाते हैं, बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। देखिए अगेन बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको सब बताएंगे। तो देखिए ये क्या है x है इक्वल टू A इनवर्स B है। तो बताइए x जो मैट्रिक्स मेरा कितना है बताइए x और y है, आप यहाँ देख रहे होंगे। A इनवर्स यहाँ निकल के आया 1/19 × क्या है 3 -5
2 और 3 और b का वैल्यू कितना वहाँ देखिए क्या है 7 1, ये हमारा क्या है 7 है। इक्वेशन में देखिए 7 1 ना। अब हम लोग क्या करेंगे बहादुर, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है जरा गौर करेंगे। अब देखेंगे ये मेरा x निकला है, अब आगे सॉल्व करते जाइए। आपको आगे रास्ता क्या दिख रहा है कि ये 1/19 को बाहर रखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो पहला रो पहला कॉलम तो 3 × 7 × 2 × 1 ये खत्म हो गया। फिर दूसरा रो तो दूसरा रो पे लिखेंगे तो -5 × 7 + 3 × 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा बाबू, xy = 1/19 और 21 + 2 और यहाँ क्या मिलेगा -35 + 3। तो मेरा क्या मिलेगा x और y का वैल्यू मेरा यहाँ पे नहीं निकला है 1/19 और मुझे क्या मिलेगा 23 और यहाँ -32 ये मुझे मिला है। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 19 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिला xy मिला = 1 देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 23/19 और यहाँ क्या मिलेगा -32/19। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग का मैट्रिक्स जो दोनों दिख रहा है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, साइन भी इक्वल दिया गया। बताइए ये एलिमेंट बराबर ये होगा और ये एलिमेंट बराबर ये होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते हैं हम लोग बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। x = मेरा क्या मिला देखिए 23/19 और y = क्या मिला -32/19। तो इस प्रकार से हम लोग को x और y हम लोग को मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो 23/19 आया और दूसरा क्या है 32/19 है। तो अभी आपको सारा का सारा बातें क्लियर हो जाएगा कि सर आपने कोफैक्टर क्यों निकाला। सोचिए जैसे ही इसको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में बदला तो x का वैल्यू क्यों सोच रहे थे हमने, क्योंकि x में जो था मेरा x और y मैट्रिक्स था और इसी मैट्रिक्स में x और y वैल्यू वेरिएबल था, इसी दोनों का वेरिएबल चाहिए था। और हम लोग जानते हैं कि जिसका वेरिएबल चाहिए उसको हम लोग मोस्टली राइट लेफ्ट रखते हैं, तो लेफ्ट रखा और बाकी को मैंने उधर कर दिया। जैसे ही मैंने उसको a को उधर किया तो मुझे इन्वर्स दिखा, जबकि मेरा इक्वेशन में मुझे a पता था, इन्वर्स नहीं पता था। तो इन्वर्स के मेथड से मैंने इन्वर्स निकाल लिया, पहले डिटरमिनेंट निकाल लिया, उसके बाद कोफैक्टर निकाल के इस फॉर्मूला से मैंने इन्वर्स निकाल लिया। अब इन्वर्स पुट कर देने के बाद हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और मल्टीप्लाई करने के बाद देखा कि दोनों का दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो हम लोग इक्वेट करके हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। इसीलिए ये सारे काम हो रहे थे। पता चला मैट्रिक्स मेथड क्या होता है। तो इस हिसाब से आप 3/3 बना सकते हैं। मैं एक 3/3 क्वेश्चन को बनाऊंगा, लेकिन पहला क्वेश्चन था ताकि आपको समझने में आसान हो, इसीलिए हम लोग ने एक छोटा लिया। तो जरा छोटा क्वेश्चन को लिया। अब हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर जो आया वो सही है कि गलत है। वो आप कहाँ से, इक्वेशन से देखें। सिंस मेरा क्या दिया गया है 3x - 2y = क्या 7 है, यहाँ x का वैल्यू पुट कीजिए तो 3 × 23/19 - 2 × -32/19, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। यदि 7 आया तो सही है और नहीं 7 आया आप LHS देखेंगे, LHS और इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, आएगा ही आएगा। अब पहला में भी चेक करेंगे तो 7 आएगा, दूसरा भी चेक करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग चेक भी कर सकते हैं, आंसर का कोई दरकिनार नहीं है। हम लोग यहाँ भी जो आंसर आएगा उस आंसर से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कंसिस्टेंसी लेके मिलेंगे, कंसिस्टेंसी क्या होती है इस पे चर्चा करेंगे और उसके बाद 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।